सभी को नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात की जाए अपने सामने, बहुत खुशी की बात है कि क्लास 12th के टॉपर सिरोही जिले के होनहार विद्यार्थी जिन्होंने 2023 में 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे सिरोही जिले में फर्स्ट रैंक यानी टॉपर जो बोलते हैं, पूरे जिले में टॉपर बने हैं। वही विद्यार्थी हमारे सामने आज उपस्थित है और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार इनकी ये जर्नी जो यात्रा है यहाँ तक पहुँचने की रही है। और सरस्वती कोचिंग सेंटर यहाँ से पढ़कर इन्होंने कैसे अपना एक माहौल तरीके से पढ़ाई की और कितने जो सर यहाँ पर थे उनका कितना योगदान रहा, तो उनसे जानेंगे। हमारे सामने उपस्थित है उमेश माली, जो सिरोही जिले के टॉपर 96.20 के साथ में पूरे सिरोही जिले में सफलता हासिल की थी, टॉप की थी। ये हमारे स्वरूपगंज के लिए और यहाँ के लिए बहुत खुशी की बात है। तो आपने अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि और बच्चे इस वीडियो से मोटिवेट हो सके और अपने अच्छे तैयारी कर सके। तो पहले उमेश माली, आपका हमारे इस चैनल पर और सरस्वती कोचिंग संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहले इनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने एक बहुत मेहनत करके संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने कहाँ से शुरुआत की। तो आपका विद्यालय स्कूल लेवल, आपका विद्यालय स्तर पर आपने किस प्रकार किस विद्यार्थी का या सपोर्ट, आपने मित्र का या अपने गुरु का सपोर्ट रहा वगैरह रहा, तो आप वहाँ से हमको बताएं। तो विद्यालय स्तर पर आपकी भूमिका कैसी रही? विद्यालय स्तर पर सर, हमारे जो विद्यालय में जो उच्च शिक्षक थे वो नहीं थे जी। तो केवल राजनीतिक विज्ञान के थे, वही हमारे हमको पढ़ाते थे। और बाकी के जो टीचर थे वो उनका जो ट्रांसफ़र हो गया था। तो मेरी जो तैयारी थी वो जिसमें रुकावट उत्पन्न हो रही थी। तो मैंने जो विद्यालय स्तर पर जो तैयारी मैंने खुद पर स्तर पर की और जो ज़्यादा योगदान रहा वो कोचिंग संस्थान की ओर से ही लगा, जिसमें जो सर आप उपस्थित है श्रीमान ललित जी माली सर, जिनका ज़्यादा योगदान रहा है पॉलिटिकल साइंस में, जिन्होंने ऐसी मेहनत करवाई है कि मैं भी आपके सामने साझा करूँगा। बहुत बहुत बधाई। देखो, ऐसे होनहार विद्यार्थी है। विद्यालय स्तर पर बात की जाए तो कक्षा 11-12 में इन्होंने स्वरूपगंज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज से इन्होंने 11-12 कक्षा है वहाँ से इन्होंने तैयारी की है। देखिए, विद्यालय स्तर पर टीचर अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टीचर की बात की जाए तो भाई अब की बार 2023 22-24 की बात की जाए तो यहाँ से विद्यार्थी जो यहाँ पर इस विद्यालय में अध्यापक बहुत कम थे। ये बहुत कमी से बच्चों को भी नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है। तो हमने भी यही मेहनत करवाई थी। सरस्वती कोचिंग संस्थान यहाँ पर जुड़ी हुई है और हमने एक एक विद्यार्थी पर मेहनत की थी। और ये ऐसा विद्यार्थी था कि मुझे लग गया था कि ना कहीं ये स्वरूपगंज का और कहीं ना कहीं ऐसे सिरोही जिले का नाम कर सकता है। और मैंने वो देखकर उसी तरीके से हमने यहाँ पर मेहनत करवाई और वो हमारा सामने परिणाम आज आया, तो हमको भी लग गया कि वास्तव में मेहनत करते हैं तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और जानते हैं आगे हमारे जो टॉपर है हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे। तो देखिए, आपके जो बात की जाए फाउंडेशन कोर्स की बात की जाए, जो 4th 5 क्लास 6 क्लास होती है, वहाँ आप कैसे थे? आपका बेसिक कैसा था शुरुआत से? सर, मैं शुरुआत से, जैसे मैं 4th क्लास में पढ़ता था तो मुझे इंग्लिश तक पढ़ने नहीं आती थी। तो मैं ऐसे घूमता रहता था और मस्ती ज़्यादा करता था। और और परिवार में मुझे डांटते भी थे ज़्यादा। तो जो सर थे उन्होंने एक भगवान की तरह मुझे अपने कोचिंग में बुलाया और मैं 4th क्लास से ही अपनी नींव को
तैयार करने के लिए मैं सर को ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जैसे ही क्लास 4th में सर के पास आया, तो सर ने मेरी जो नींव है, उसको नींव में जो कमजोरी थी, उसको ढूंढ कर और नींव को मजबूत बनाने का एक सुनहरा अवसर पाया। तो मैं सर को सबसे पहले मैं बधाई देना भी चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो योगदान है वो गुरु का ही होता है, और जो जो गुरु है वही सब कुछ है मेरे लिए। और आज जो चौथी क्लास से मेरी जो नींव है उसको उसी को मजबूत करते हुए आज मैं जिस स्तर पर मैं आया हूँ, तो बहुत ही सराहनीय बात है। बहुत अच्छी बात है। देखिए 4th क्लास में मैं बताता हूँ आपको इनकी जो स्थिति है कैसी थी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे गुरु, जो मैं इनका गुरु रहा हो शुरू से, तो देखो गुरु का तो योगदान रहता ही है। सबसे बड़ा योगदान होता है एक विद्यार्थी का। विद्यार्थी यदि मैं मेहनत करने वाला चाहता है, मेहनत कर सकता है, तो हमको भी एक अच्छा लगता है कि नहीं, ये गुरु भी सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले एक विद्यार्थी को तैयार होना पड़ता है उस यात्रा के लिए, उस जर्नी के लिए, टॉपर बनने के लिए। तो सबसे तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छी मेहनत की है। 4th क्लास 5th क्लास से आप उसी में लगे रहे, लेकिन बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ इनकी यात्रा कैसी थी। जब ये मेरे से पहली बार मिले थे, 5th क्लास में थे ये, और जब मैंने सरस्वती कोचिंग संस्थान 2016 में इसकी स्थापना की थी, तब मेरी मुलाकात हुई थी। इनके परिवार में बात की जाए तो इनके 6 बहनें हैं और एक ही ये लड़का है इनके परिवार में, एक ही एक बच्चा है। और बात की जाए इनके माता पिताजी, तो पिताजी इनके मेंटली प्रॉब्लम से है, यानी बहुत समस्या है। माताजी बहुत स्थिति खराब है इनकी परिवार की। उसको देखकर फिर इनके परिवार से मिला, मैं जुड़ा। परिवार वालों ने बताया कि भाई हमारे बच्चे को ऐसा करना है। और उस समय मैं भी जब उस समय एक सपना लेके आया था कि भाई स्वरूपगंज में ऐसे परिवार है, ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको आगे बढ़ाना है। तो 5th क्लास में मैंने इनको वहां से हाथ में लिया और गाइडेंस करता रहा। और इस विद्यार्थी ने ऐसी मेहनत की, मैंने बताया वैसा किया। वास्तव में मैंने जिस जिस जो भी चीज़ें फॉलो की, मैंने डांट भी बहुत खाई है, बहुत डांट खाई है। कभी कभी मैंने छाटा भी लगाया होगा। तो एक गुरु के लिए, गुरु अच्छे के लिए करता है सब कुछ, और अच्छे के लिए हमने एक सोचा था कि एक अच्छा कहीं ना कहीं बड़ा आगे जाकर फ्यूचर में ऐसा करेंगे। तो 4th 5th क्लास से हमने जर्नी स्टार्ट की। इंग्लिश बहुत वीक थी, इंग्लिश पढ़ना सिखाया मैंने बहुत तरीके से। फाउंडेशन को बहुत मजबूत किया हमने। कम से कम 5th 6th 7th क्लास में आया तो फाउंडेशन को ऐसा मजबूत किया कि वास्तव में आज 12th बोर्ड में रिजल्ट आया तब हमको भी बहुत एक अच्छा लगा। और एक आश्चर्य हुआ कि वास्तव में जो बंदा 4th 5th क्लास में ऐसा था, आज 12th बोर्ड में टॉपर बना है स्वरूपगंज क्षेत्र का वो लड़का। तो ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप में ठान है जीतने की तो आप सब कुछ कर सकते हैं। 4th 5th क्लास से जो बंदे की इतनी कमजोर है इंग्लिश विंग्लिश, और बंदा को सही गाइडेंस मिल जाता है, उस विद्यार्थी को अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, तो वो विद्यार्थी सब कुछ जिंदगी में आगे बन सकता है। 12th फेल है, 12वीं फेल विद्यार्थी है, वो आईपीएस बन सकता है। तो अपन भी कुछ सब कुछ कर सकते हैं। तो संघर्ष बहुत किया, मेहनत भी की, और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। 8वीं क्लास में जब रिजल्ट आया तो इनका भी एक ग्रेड था। 10वीं बोर्ड में इनका क्या बात की जाए तो कोरोना काल में एग्जाम नहीं हुए, लेकिन तो भी अच्छा परसेंट रहे। और 12वीं का जब रिजल्ट आया तो हमको भी बहुत 96.20 पूरे सिरो जिले का सरपंच से एक सोचा नहीं था किसी ने, वो टॉपर बने। तो और बात करते हैं आगे क्या रहा और सपना आगे। जब आप 8 के बाद में आप 9 10 में आए हैं 10वीं क्लास में, तो आपका क्या तुम गोल था, क्या निश्चय था आपका? सर जैसे मैं 9th और 10th में आया, तो जो मेरा जो फर्स्ट बैच यानी 8th क्लास में मैंने यानी A+ ग्रेड हासिल किया था। तो मैं अखबार पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जो ज़्यादा बच्चे होते हैं कि जो सीकर, झुंझुनू और शेखावटी क्षेत्र के जो ज़्यादा बच्चे होते हैं,
वो ही ज़्यादा राजस्थान टॉप है, वो कर सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ आता। एक ऐसा माहौल बन जाता है कि भाई सीकर सूरज झुंझुनू के बच्चे ही टॉप आते हैं, ये माहौल बना हुआ है। लेकिन वो माहौल बदलना था, कैसे बदला देखिए। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि सीकर चूरू झुंझुनू में ऐसा क्या चीज़ है कि वही बच्चे हैं वो टॉपर बन सकते हैं, क्या अब हम नहीं बन सकते? तो मैंने सोचा, विचार किया और मेरे हृदय में एक ऐसी अग्नि लग गई, यानी ऐसी आग लग गई कि मुझे एक दिन राजस्थान टॉपर लाना ही था। तो मैंने एक गोल वो बनाया कि मैं भी टॉपर है वो बन सकता हूँ। तो फिर मैंने मेहनत स्टार्ट कर दी। 9 से ही मैंने जैसे 12th वाला स्टूडेंट यानी टॉपर्स किस तरह से तैयारी करता है, तो मैंने वह तैयारी 9 से ही स्टार्ट कर दी। और जो सर है हमारे साथ में भी बैठे हैं, मेरे गुरुजी भी है, तो वो बार बार बताते थे, हम सर से पूछते थे, यानी जानने के जिज्ञासु ज्यादा थे, यानी सर से बात हम साझा करते थे कि सर हम टॉपर किस तरह से बन सकते हैं। तो सर हमको बताते भी थे कि इस तरह से पढ़िए, इस तरह से टेस्ट दीजिए। तो हम जो बोर्ड की कॉपी है वो हम खुद ही बनाते थे और सर को बताते थे, सर कैसी है कॉपी? तो सर बोलते थे कि हाँ बोर्ड की कॉपी ऐसी बनती है। तो फिर हम इसमें टेस्ट देते थे, सेल्फ टेस्ट भी देते थे। और यहाँ पर इस कोचिंग संस्थान में इतने टेस्ट भी हुए, यानी मैं अभी बताऊंगा आपको कि कक्षा 12th में मैंने जो टेस्ट दिए उससे मुझे कितना फायदा हुआ। तो मैंने टेस्ट भी ज़्यादा दिए और मैंने एक दिन जो सपना है मेरा था वो पूरा हो गया। तो सर को इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को। नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए कि हमने जब जैसे ही जब 9-10 में यहाँ पर थे, तो हमने एक एक बच्चा को कैसे तैयार करना है, वो हमारी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है इस कोचिंग में। तो इन्होंने भी ठान लिया था कि भाई कुछ कर सकते हैं हम भी। तो देखो, तालियां दोनों हाथ से बजती है, मैं बोल रहा हूँ आपको। विद्यार्थी को भी मेहनत करनी पड़ती है और हम भी यहाँ पे मेहनत करवाते हैं, तब जाके आप कहीं ना कहीं एक अच्छे कहीं ना कहीं लेवल पर पहुंच जाते हो। तो वही रिजल्ट सामने आया जब 9-10 में हमने मेहनत करवाई, फिर उसके बाद में और आगे करवाया, तो भी एक बहुत कहीं ना कहीं अच्छी परसेंटेज पर आप पहुंच जाते हैं। तो वही है, मेहनत से ही सब कुछ होता है। अब बात करते हैं, जब 10वीं क्लास में आप थे, आपने आपका रिजल्ट आया, अच्छे परसेंट भी बने आपने, तो उसके बाद में आपका सब्जेक्ट का चयन आया। सब्जेक्ट चयन में देखो, जब 99% 10वीं में बनते हैं तो हर कोई साइंस लेता है, लेकिन इन्होंने अपना जो वाद क्षेत्र चुना वो आर्ट्स सब्जेक्ट को चुना। हर कोई व्यक्ति आर्ट्स सब्जेक्ट सुनकर ऐसे ही बोलता है कि बकवास है, कोई नहीं है, कमजोर है, यानी आर्ट्स को गिनते ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं खुद भी एक आर्ट्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, लेकिन ऐसा घिनौना खेल बना दिया है, ऐसा माहौल बना दिया है यहाँ पर क्षेत्र में आसपास में कि आर्ट्स कुछ नहीं है। लेकिन ये पता नहीं है कि भाई आर्ट्स सब्जेक्ट क्या है, कि जहाँ से आपका आधा से ऊपर आपका जनरल नॉलेज तैयार कर लेता है, जीके। और कहीं ना कहीं IAS RS बनते हैं तो बहुत आर्ट्स फील्ड से ही ज्यादा बन रहे हैं। तो ये माहौल को चेंज करना पड़ेगा। तो आपने कैसे आर्ट्स को चुना, क्या रहा आपका माइंड में? सर जैसे ही मेरा कक्षा 10th का जो रिजल्ट आया, उसके बाद में जो 11th क्लास में जो सब्जेक्ट लेनी थी, चयन करना था, तो सर मेरा जो शुरू से जो गोल था वो प्रशासनिक सेवा में जाने का था, यानी आईएएस बनने का है। और आज भी है, मैं बन के दिखाऊंगा सर, और यह मेरा सबसे बड़ा गोल है। तो जो मेरे जो मन में है, देखो ऐसे तो मेरे सब सब्जेक्ट है वो ऐसे मेरे लिए अच्छी बन गई थी, यानी सब में मुझे रुचि थी। तो फिर मैंने जो मेरा जो विषय लेने का, विषय चयन का जो था, तो मैंने आर्ट्स को ही चुना था। यानी तो मैं सर से मिला, तो सर को पूछा, तो सर ने पूरा एक डिटेल बता दी थी कि आप साइंस में जाओगे तो साइंस में आपको किस क्षेत्र में जाना है, यदि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आप कौन सी विषय लो। तो मैंने सर से यही डिस्कस किया, तो सर ने बताया कि आपको यदि प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आप ऐसा मत कीजिए कि मैथ्स को छोड़नी है, मैथ्स को भी साथ में पढ़िए, साइंस को भी साथ में पढ़िए, लेकिन आप एक आर्ट्स रखोगे यानी कला संकाय में, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी साहित्य है, वो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक होते हैं, यानी जो सिलेबस होता है वो सबसे ज़्यादा इसका ही होता है।
तो सर ने मुझे यह पूरी जानकारी भी दी। तो जो मेरे मन में जो विचार आया तो मैंने आर्ट्स को ही चुना कि यह मेरे लिए सही होगा और आगे जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। और ये जो आर्ट्स विषय है वो आगे कंपटीशन लेवल की कोई भी एग्जाम हो उसमें जो प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर इसी सब्जेक्ट से आते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इतिहास है, इनमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर ने मुझे जो रास्ता बताया वो एकदम यानी हीरे की समान था। यानी मैं कंफ्यूज हो गया था कि साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ या कॉमर्स की तरह तो मैंने जाना नहीं था, लेकिन मैं कंफ्यूजन हो गया था यानी साइंस लूँ या आर्ट लूँ। लेकिन जो सर ने मुझे रास्ता बताया वो बहुत ही अच्छा बताया। तो जो अभी मैंने सब्जेक्ट ली है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो ये आगे भी मेरे यही है और इसमें जो मेरी पकड़ है वो अब अच्छी हो गई है। यानी सर ने इसी तरीके से पढ़ाया कि जो सब्जेक्ट मुझे हार्ड लग रहे थे वो भी अब सिंपल लगने लग गए। देखिए 10वीं के बाद में जब बहुत एक बात की जाए तो बहुत जनों ने बोला भाई कि आर्ट्स नहीं लेना, साइंस है, अच्छे परसेंट है। देखिए परसेंटेज से मतलब नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको जिस क्षेत्र में जाना है और आपका जहाँ लेवल में जाना है तो आपको किस परिस्थिति से निकलना पड़ेगा। इनकी मैथ्स तो बहुत अच्छी थी, खिलाड़ी थी मैथ्स में, आज भी है मैथ्स में, ऐसा नहीं है कि साइंस छोड़ दी तो आर्ट्स में ली तो मैथ्स छूट गई, मैथ्स अभी भी है, अच्छा लेवल से मैथ्स इनकी है, अच्छे अच्छे को टक्कर देते हैं मैथ्स में, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। लेकिन मैंने बोला कि भाई आपको जनरल नॉलेज भी तैयार करना पड़ेगा, आज वो भी करना पड़ेगा, स्थिति के अनुसार चलना भी जरूरी है। इनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी तो मैंने फिर बताया कि भाई देखो ये स्थिति है, साइंस में जाने से ये होता है, आर्ट्स में ये होता है, ये होता है। तो बोला सर मुझे IAS RAS लेवल पर जाना है तो मुझे ये करना है। तो फिर मैंने बोला देखो मैथ्स को तो आपको छोड़नी नहीं है, मैथ्स तो आपको कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो वह आप आती है, मेंटल एबिलिटी हो, मैथ्स हो या सामान्य विज्ञान हो, तो इनके कहीं ना कहीं अच्छी है, पकड़ है। फिर इन्होंने बोला कि सर मुझे वहां तक जाना तो मुझे जी के बहुत तैयार करना पड़ेगा, जनरल तो करना पड़ेगा। तो फिर लगा सर मुझे आर्ट्स ही लूंगा मैं। तो फिर मैंने बोला क्यों नहीं भाई आर्ट्स ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं ले सकते अपन, जरूरी नहीं कि उसमें परसेंटेज कम हो तभी आर्ट्स लेवे, परसेंट अच्छे वाले भी आर्ट्स लेते हैं। तो फिर इन्होंने विषय ज्ञान जो विषय चयन था वो आर्ट्स को चुना और वास्तव में धीरे धीरे मेहनत करते होते 12th क्लास में इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे परसेंट बनाए। तो आपने यहाँ पे 12th क्लास में कैसे आपको तैयारी करवाई गई वो बताइए आप। अ, जो कक्षा तो 11 का जो सेशन है वो समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश होते हैं, तो सर ने ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी हमारे थे 15 जुलाई में होते हैं सर, उसके बाद से तो सर ने स्टार्ट कर लिया था। और सर ने जो हमको तैयारी करवाई तो सब्जेक्ट वाइज जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी साहित्य है, इंग्लिश है और जो हिंदी अनिवार्य है, इन सभी विषयों को साथ में लेकर हमको पूरी तैयारी करवाई। तो जैसे मैं आपको आपके सामने एक एक विषय के बारे में बताऊंगा कि सर ने किस तरीके से हर विषय में पकड़ बनाई हमारी। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का सर ने हमको सिलेबस वाइज पूरा पहले सर्वप्रथम बोर्ड पर समझाया कि हम वीकली और मंथली किस तरह से टॉपिक वाइज है वो तैयारी कर सके और टॉपिक भी ऐसे तैयार करें कि एग्जाम टाइम तक या कोई भी एग्जाम दे दो तब तक न भूले। ऐसे हमको सर ने तैयारी करवाई। तो सर ने सबसे पहले सिलेबस बताया और सिलेबस के हिसाब से कि वीकली वीक इस वीक में इतना सिलेबस करना है, इस वीक में इतना करना है, वीक्स में इतने टेस्ट हो गए, माइनर टेस्ट इतने हो गए, मेजर टेस्ट इतने हो गए। तो जैसे हमारे मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे मंथ में हमारे 2 दिन में एक बार तो माइनर टेस्ट होता था, यानी 7 दिन में 3 माइनर टेस्ट। और रविवार को हमारा एक मेजर टेस्ट होता था जो पॉलिटिकल साइंस का है। तो ऐसे 7-7 दिन में हमारे टोटल मिलाकर मेजर टेस्ट तक यानी 4 टेस्ट तो मेजर टेस्ट हो गए और 3-3 मिलाकर यानी 3-3 या 9 माइनर टेस्ट हो जाते थे। और ऐसे पूरा मिलाकर मंथ में एक बड़ा टेस्ट होता था, यानी कुल तो मिलाकर देखिए बात की जाए तो टेस्ट की बहुत भूमिका रहती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे टेस्ट में उतना फायदा रहेगा। देखो मैं यहाँ पे सिलेबस के साथ में पढ़ाई के साथ में आपको बहुत प्रैक्टिस करवाता हूँ
कि भी आप जितना टेस्ट दोगे, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, उतनी आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। तो टेस्ट देने से आपको कहीं ना कहीं कमियां होती है, आपकी निकल जाती है। आपने भी वो टेस्ट अच्छे दिए हैं, मुझे लगा है, और अच्छी मेहनत भी करते थे। जो कमियां आती थी मैं बताता पूरी, और कमियां बाहर निकालते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत फायदा होगा इनको, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, जो आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, उनको क्या संदेश दोगे कि भाई वो एक दो बहुत कम शब्दों में आप ऐसा संदेश बताइए जिससे वो अच्छे टॉपर बन सकते हैं। जैसा है अभी से 15-20 दिन बचे हैं। मैं बोर्ड एग्जाम के जो परीक्षार्थी है उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस समय में आपको न तो तनाव ज़्यादा लेना है। आपको सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो पढ़ाई का ही होना चाहिए, और इतना भी नहीं लेना है। आपको स्वस्थ रहना है, शांत रहना है, और पूरा ध्यान है वो अध्ययन में लगाना है। और एक टाइम टेबल के हिसाब से आप बना लीजिए कि आपको किस तरह से कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, किस तरह से कौन सी सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे एग्जाम वाइज में आपके टाइम टेबल भी अभी घोषित हो गया होगा, तो आपको टाइम टेबल के हिसाब से आपको एक एक सब्जेक्ट में पकड़ बनानी होगी कि फर्स्ट एग्जाम कौन सा होने वाला था, उसका हम किस तरह से तैयारी करें। आपको अभी भी जैसे अब जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें किस तरह से शॉर्ट नोट्स बना के आप जल्दी से आप याद करो। तो यह मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो तैयारी करो तो एकदम अच्छी तरह से करें। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। देखो जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी लिखता नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ता रहता है, उसके भी आप परसेंटेज की आस होती नहीं है। टॉपर वही बनता है जो नोट्स बनाता है, बार बार रिवीजन करता है। जितना आप रिवीजन करोगे, ये 20-25 दिन रहे आपके सामने, जितना रिवीजन करोगे उतना आपका फायदा रहेगा। क्योंकि रिवीजन से ही आपका जितना भी वो चमकेगा हीरा, वो रिवीजन से ही चमकेगा। हीरा बनना है, हीरे को चमकाना है, तो आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार टाइम दीजिए, और फालतू बातों को आप दिमाग से निकाल दीजिए। झगड़ा करने से बचिए, जो आपको डिस्टर्ब करे उनसे मिलने से बचना है। ऐसे ऐसे दोस्त बनाने हैं आपको अभी जो साथ में डिस्कस करे। एग्जाम किया, ऐसा नहीं कि भाई फालतू की बातों का डिस्कस करे और आपको डिस्टर्ब करे, तो उनसे बचिए, बचना है आपको। तो वही है, हम ऐसा ही माहौल बनाते हैं यहाँ पर कोचिंग में भी। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनको ऐसे माहौल से हम बाहर निकालते हैं। और अब आके देखिए, इनके बाद में 12th हो गई थी, इनके बाद में अब इनके आगे सपना है, जैसे आईपीएस का, आईएएस का सपना होता है। तो फिर उससे पहले फिर इनका बैकग्राउंड बहुत स्थिति खराब थी। सब लोग बोल रहे थे इनको बाहर भेजो, बाहर भेजो, आईएएस बनाना, आईएएस बनाना, लेकिन स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है। एक बहुत गरीब स्थिति होती है, तो उनके क्या रहा, कैसे जीवन चलाना, 6 महीने और एक भाई। तो फिर मैंने भी स्थिति को देखकर, बहुत समझकर निर्णय लिया कि भाई आपको पहले एक कहीं ना कहीं अच्छी छोटी सी जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट जॉब। तो फिर मैंने बोला कि भाई कहीं ना कहीं एक एसटीसी हो जाए, और कहीं ना कहीं आपको थर्ड ग्रेड ऐसा टीचर बन जाए, फिर आप थोड़ा तनाव से दूर रहो, थोड़ा पैसा भी हाथ में आवे, और फिर आप कहीं ना कहीं अच्छी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। तो आप अभी किस 12वीं के बाद में क्या करने वाले हैं, क्या है? देखो मैंने अभी बता दिया आपका क्या है, लेकिन आप भी थोड़ा बताएं। जैसे ही मेरी 12वीं पूरी हो गई है तो मैं अब मेरा जो विचार है कि पहले मैं एसटीसी कर लूँ। यानी मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा अभी ठीक नहीं है। यानी पापा है वो बीमार ज़्यादा रहते हैं, मानसिक स्थिति उनकी खराब रहती है, और माता जी है वो फूल की लॉरी है हमारे एक, तो उन पर काम करती है, यानी माला बनाती है। तो यदि मैं चाहूँ तो मुझे एक जल्दी नौकरी मुझे एक चाहिए, यानी कि मैं बड़ी नौकरी की तैयारी के लिए एक जो स्टेज है वो बना रहे। हाँ, एक स्टेज बन जाए जिससे थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश हो जाए। क्या है कि अपने एक छोटी सी नौकरी होती है, तो इससे गवर्नमेंट जॉब, इससे थोड़ा बहुत तनाव दूर होता है। फिर अपन अच्छी एक बड़े जो बड़ा आईएएस का होता है गोल, उसकी अच्छी से तरीके से आप माइंड फ्री होकर तैयारी कर सकते हैं। और बताइए आप। तो मैं जो एसटीसी की एग्ज़ाम है वो 2 साल का होता है, जो उसको क्लियर करके फिर एक रीट का एग्ज़ाम होता है, उसका दूंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसमें निकल जाऊंगा। तो
जो एसटीसी करके मैं एक टीचर बन जाऊँ और एक भावी शिक्षक भी बन जाऊँ। और मेरा लक्ष्य है कि मैं शिक्षक बनते हुए और बच्चों को भी मैं गाइडेंस देता रहूँगा और मेरी खुद की तैयारी भी आगे रखूँगा। बहुत बहुत बधाई। देखो, एक अच्छी छोटी-सी नौकरी लेके आप कई बड़े पोस्ट पर पहुँच सकते हैं। बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। देखिए, स्थिति के अनुसार भी बहुत ज़रूर चलना है। आप स्थिति को देखकर चलोगे, कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं फ़ायदा ही होगा। तो मैंने भी वो देखकर और इन्होंने भी समझा कि वास्तव में ये ज़रूरी है, और तब जाके हमने डिसीज़न लिया कि भई एसटीसी करवाएँ, थर्ड ग्रेड बन जाए, और कहीं न कहीं अपना आगे आप आरएस या आईएएस बड़े ऑप्स जो है वहाँ की अच्छे पोस्टिंग की जो पद है वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं मेरा साथ पूरी कोचिंग का सपोर्ट है आपके ऊपर। और ऐसे बच्चे भी हैं जो दूसरे देख रहे हैं, उनको आप इस कोचिंग से क्या आप संदेश देना चाहते हो कि भाई आप ये कोचिंग का माहौल कैसा है, और बहुत कम शब्दों में आपको बताना है। मैं इस कोचिंग में अभी भी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो पूरा अनुशासन रहता है स्ट्रिक्टली। पूरा जो यहाँ पर जो पढ़ाने वाले हैं जो शिक्षक है उनका भी बहुत ही तैयारी रहती है। और सर है तो सर का पूरा अनुशासन की तरह से बच्चों पर ध्यान रहता है। और जो बोर्ड की तैयारी चाहे कंपटीशन की तैयारी हो और जो 1 से 12 तक जो स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पर तो उन पर पूरा ध्यान इन पर सर का रहता है। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि आपको यदि अच्छी तैयारी करनी है तो आप इस क्षेत्र में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आपको जो तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है तो सर से आप जरूर सर से पढ़े और इस कोचिंग संस्थान में जरूर एडमिशन भी ले। और आगे से आगे इस कोचिंग संस्थान के बारे में आप जागरूकता भी फैलाए कि किसी भी बच्चे का जो भविष्य है वो उजागर करना है तो इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं मिलेगा जो यहाँ पर मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई है। देखो, हम तो वही काम कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए, ठीक है ना? तो वही है कि भाई किसी न कि एक बच्चे का भविष्य सुधर जाता है तो कहा जाता है ना, वो 7 पीढ़ी सुधारता है। एक विद्यार्थी अच्छा, कई अच्छे अपना भविष्य सुधारता है तो वो 7 पीढ़ी सुधारता है। वही हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे कोई आपके आस-पास में विद्यार्थी हो जो पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वो ज़रूर सरस्वती कोचिंग संस्थान स्वरूपगंज में चल रही है, उनसे जुड़ें। और ऐसे परिवार भी हो जो बहुत स्थिति खराब है, जो अनाथ है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं दे सकते हैं, उनको फ्री में हम यहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आप ये जागरूकता फैलाएँ, थोड़ा माहौल बनाएँ, तो कहीं न कहीं ऐसे विद्यार्थी जो होनहार है, जो स्थिति से पीछे रह रहे हैं, तो उनको कोई एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलकर अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले ये, और वो अपना अच्छा भविष्य बना सके, उनको सपोर्ट मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ हमसे जुड़ने के लिए आपका। और आप सभी जो सुन रहे हैं, वो भी उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें।